मेरा नाम कोमल है। मैं आगरा की रहने वाली हूँ। मैं 13 साल की थी जब एक दिन मेरे पापा बहुत ही गुस्से में घर आए और मेरी माँ को मारने लगे। मेरी माँ ने पापा से मारने की वजह पूछी तो पापा ने अपनी जेब से कुछ तस्वीर निकालकर मेरी माँ के सामने फेंक दी। वो तस्वीर मैं तो नहीं देख सकी थी, मगर उन तस्वीरों को देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी माँ रोते हुए मेरे पापा से कह रही थी कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वो मेरे पापा से माफ़ी भी मांग रही थीं। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी माँ किस बात की पापा से माफ़ी मांग रही हैं, मगर पापा थे कि उनका गुस्सा कम ही नहीं हो रहा था। पापा मेरी माँ को एक चरित्रहीन औरत कह रहे थे। बात अब तलाक तक आ पहुंची थी। मेरी मम्मी मेरे पापा के कदमों में बैठकर कह रही थीं कि भगवान के लिए मुझ पर ये जुल्म मत करो, मैं अपनी जवान बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी। लेकिन मेरे पापा किसी भी तरह अपने गुस्से को कम नहीं कर रहे थे। उन्होंने मेरी माँ को बालों से पकड़कर उठाया और तलाक के पेपर मेरी माँ के मुंह पर मारकर बाहर चले गए। जाते समय कह गए थे कि जब मैं वापस आऊं तो तुम माँ बेटी मुझे इस घर में नजर नहीं आनी चाहिए। मम्मी अब इस घर से जाने के लिए अपना और मेरा सामान पैक कर रही थीं, और मैं तो यही सोच सोच कर हैरान हो रही थी कि अचानक ये सब कैसे हो गया। हम तो अच्छी भली ज़िंदगी गुजार रहे थे। मम्मी और पापा एक दूसरे के साथ खुश थे, फिर वो मेरी माँ को तलाक कैसे दे सकते थे। मैं जब से पैदा हुई थी मुझे हर तरह की सहूलियत मौजूद थी। मेरी हर इच्छा को पूरा किया जाता था। खैर, पापा का घर छोड़कर हम हमेशा हमेशा के लिए हम दोनों माँ बेटी ने ये शहर छोड़ने का फैसला कर लिया था। और फिर मम्मी ने दिल्ली के लिए टिकट बुक कर ली थी। मुझे शुरू से ही दिल्ली जाने का बहुत शौक था। आज मेरी ये इच्छा पूरी हो रही थी, मगर ऐसे हालातों में कि आंखों से आंसू ही टपके जा रहे थे। मेरा दिल किसी अनहोनी के डर से लरज रहा था कि न जाने हम माँ बेटी कहाँ जाकर रहेंगे, हमारा सहारा कहाँ होगा, कहीं जगह मिलेगी भी या नहीं, या फिर सड़क पर ही सोना पड़ेगा। मुझे गहरी सोचों में डूबा देखकर मम्मी कहने लगी, क्या बात है कोमल, क्या सोच रही हो। मैं बोली कि मम्मी, मैं तो सोच रही थी कि हम राजस्थान जाएंगे। आपके मम्मी पापा का घर तो राजस्थान में है, मगर आपने तो सीधा दिल्ली जाने का फैसला कर लिया। मम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोली, हम किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। अगर मैं तुम्हें तुम्हारी नानी के घर ले जाती तो पता है क्या होता। और फिर वहाँ कौन है, वहाँ कौन से मेरे माता पिता मौजूद हैं जो मुझे देखकर खुश हो जाते। उस घर में तो मेरे 3 भाइयों की पत्नियां हैं जो हम दोनों को वहाँ नौकरानियों की तरह रखती। मैंने ऐसी ज़िंदगी तो नहीं सोची थी तुम्हारे लिए। हाँ, मैं अगर अकेली होती तो अपनी भाभीयों के झूठे बर्तन धोने में मुझे कोई गरज नहीं थी, कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। मैंने अपनी माँ की तरफ बहुत ही गौर से देखा। मेरी माँ भी कितनी महान औरत थी, मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। फिर भला मेरे पापा ने उन्हें तलाक क्यों दी थी। मैं सोचने लगी कि पापा ने बहुत ही गलत किया है। पापा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम पापा को मेरे बारे में तो सोचना चाहिए था। कुछ ही देर बाद हम दिल्ली पहुंच गए थे। मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं बोली, मम्मी हम कहाँ जाएंगे। मम्मी ने उस समय मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और रिक्शे को हाथ के इशारे से रोक लिया। न जाने हम किस मंजिल की तरफ जा रहे थे। मम्मी ने रिक्शे वाले को एक एड्रेस समझा दिया था। मैंने हैरत से मम्मी की तरफ देखा कि मम्मी को एड्रेस कैसे मालूम था। हम एक सुनसान से इलाके में आ गए थे। मम्मी ने रिक्शे वाले को किराया दिया और फिर एक घर की तरफ बढ़ने लगी थीं। घर बहुत ही ज़्यादा बड़ा लग रहा था। घर के दरवाजे पर एक 50-55 साल का मर्द खड़ा था, जो मेरी माँ को देखकर मुस्कुराने लगा और बोला, आपने हमें अपनी सेवा का मौका दिया, हमें बहुत खुशी हुई है। फिर उसने मेरी माँ की तरफ चाबियाँ बढ़ा दी। मम्मी ने भी मुस्कुराकर वो चाबियाँ थाम ली थीं। मम्मी कहने लगी, अब तो हम आपके शहर आ गए हैं, आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। वो आदमी मुस्कुराकर मम्मी को देख रहा था। मैं इन बातों को बड़ी अच्छी तरह से समझ रही थी। वो आदमी जाने लगा, फिर थोड़ा रुककर बोला, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। मम्मी ने सिर हिला दिया और घर का दरवाज़ा खोल कर अंदर आ गई थीं। ये घर तो मेरे पापा के घर से भी ज़्यादा खूबसूरत था। यहाँ का फर्नीचर देखकर तो मैं हैरान रह गई थी। मम्मी मुस्कुराई। मैं बोली, मम्मी ये किसका घर है और ये आदमी कौन था। मम्मी कहने लगी, आदमी जो कोई भी था तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है, बस इतना समझ लो कि ये घर हमारा है। मैंने सर हिला दिया। लगभग 1 घंटे के बाद वो आदमी बहुत से खाने की चीज़ों के साथ लौटा था। खाने का सामान मम्मी ने दरवाजे से ही पकड़ लिया था और उस आदमी को वापस भेज दिया था। मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, इसलिए जैसे ही मम्मी ने खाना प्लेटों में डाला, मैं जल्दी जल्दी खाने के लिए बैठ गई थी। मम्मी ने मेरे सर पर हाथ फेरा और बोली, मैं तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। मैं मम्मी के चेहरे की तरफ देखती रही। मम्मी कितनी सुकून से थीं, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो।
मम्मी कहने लगीं, कोमल, कुछ दिन हमें बहुत ही सब्र से काम लेना होगा। पता नहीं आगे आने वाले हालात हमारे लिए कैसे होंगे। हो सकता है हालात हमारे लिए आसान भी हों और हो सकता है हमारे लिए मुश्किल भी हों। कह नहीं सकती कि 2 वक्त की रोटी भी हमें मिल सकेगी या नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी न होने दूँ, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मम्मी मुझे ये क्यों कह रही थी कि हमें बहुत ही सख्त हालात का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है कुछ खाने को मिले भी या ना मिले, लेकिन यहाँ तो कदम रखते ही हमारे रहने का भी इंतजाम हो गया था, साथ ही साथ हमें बहुत ही अच्छा खाना भी मिल गया था। क्या मम्मी ये सब बातें जानबूझकर कर रही थीं? ये सब बातें सोच सोच कर मैं परेशान हो रही थी। मगर फिर हम दोनों की ज़िंदगी ने बहुत से मोड़ लिए थे। मम्मी एक नौकरी करने लगी थीं। मैंने उनसे नौकरी के बारे में पूछा तो वो कहने लगीं कि एक स्कूल में टीचर की जॉब मिली है। मैंने भी इस बात को सच मान लिया था कि वो सच कह रही होंगी। कुछ ही दिन गुजरे तो मम्मी ने मेरा एडमिशन बहुत ही अच्छे और महंगे स्कूल में करवा दिया था, जिसकी फ़ीस सुनकर मैं हैरान रह गई थी। एक ऐसी लड़की जिसकी माँ छोटे से स्कूल में टीचर हो, वो इतनी बड़ी फ़ीस कैसे भर सकती थीं? मैंने मम्मी से कह दिया कि मैं इतने बड़े स्कूल में नहीं जाऊंगी, आप मुझे किसी छोटे मोटे स्कूल में एडमिशन करवा दें। मम्मी ने मुझे समझाया कि मैं तुम्हें एक अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी और तुम इस काबिल बनाऊंगी कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सको। कल को कोई तुम्हारे मुंह पर ये ना कह सके कि मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि तुम खुद इस काबिल बनोगी कि अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओगी, ना कि किसी के घर पर किसी का बोझ बनोगी। मम्मी की बातें सुनकर मैंने सिर हिला दिया। मेरा दाखिला बहुत ही अच्छे स्कूल में हो गया था। मैं स्कूल भी जाने लगी थी। ज़िंदगी रूटीन पर आ गई थी। सब कुछ बहुत ही अच्छा था, लेकिन कहते हैं ना कि तूफान आने से पहले एक ऐसी खामोशी होती है कि उस खामोशी में छिपी तबाही को इंसान देख नहीं सकता। मम्मी दोपहर 2 बजे तक घर वापस आ जाया करती थीं, मगर आज जब मैं स्कूल से घर वापस आई तो घर का दरवाज़ा बंद था। ये तो शुक्र था कि मेरे पास घर की दूसरी चाबी मौजूद थी और मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई थी। भूख से मेरा बुरा हाल हो गया था। फ्रिज में कुछ सामान भी पड़ा हुआ था, मगर कुछ खाने को दिल नहीं जा रहा था। मैं मम्मी की चिंता में डूबी हुई थी। मम्मी की वापसी के लिए मैं रो रो कर दुआएं कर रही थी। दिन ऐसे ही गुजर गया और रात के 8 बज गए थे, मगर मम्मी वापस नहीं आई थीं। और फिर जब 10 बज गए तो घर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई थी। मैं भागकर दरवाजे के पास पहुंच गई थी। सामने ही मम्मी खड़ी थीं। वो बहुत ज़्यादा खुश लग रही थीं। मैंने आज फिर उनके पीछे उसी आदमी को देखा जिसने हमें इस घर की चाबियां दी थीं। वो दरवाजे से ही वापस लौट गया था। मम्मी मुस्कुराती हुई घर के अंदर दाखिल हुई थीं और मैं गुस्से से फट पड़ी थी। मैं बोली, मम्मी आप कहाँ रह गई थीं? मेरा कुछ तो ख्याल किया होता। मैं कब से आपका इंतजार करके पागल हुई जा रही हूँ। मम्मी कहने लगी, कोमल, इतने मोटे मोटे आंसू बहाकर मेरी खुशी खराब मत करो। आज मुझे घर आने में इतनी देर इसलिए हो गई क्योंकि मुझे एक बहुत ही बड़े होटल में मैनेजर की जॉब मिल गई है। अब हमारे दिन और भी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी हो जाएगी और मैं दुनिया जहान की खुशियाँ तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूंगी। मैं बोली, मम्मी आपने पहले ही मुझे किस चीज़ की कमी महसूस होने दी है। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपका साथ चाहिए। मम्मी बहुत खुश लग रही थीं। खैर मुझे इस बात की बिल्कुल भी खुशी नहीं थी, क्योंकि मम्मी ने मुझे बताया था कि अब वो हर रात लेट वापस आया करेंगी। स्कूल में 2 बजे छुट्टी हो जाती थी, मगर होटल में रात को 8 बजे तक ड्यूटी देनी होगी। इसलिए उन्होंने मेरे लिए कामवाली का इंतजाम भी कर दिया था। इस बात पर भी मैंने बहुत ही शोर मचाया था कि मम्मी पहले मुझसे मेरा बाप छीन लिया और अब मेरी माँ भी दूर हो जाएगी। मैं एक नौकरानी के साथ सारी ज़िंदगी कैसे बसर करूँगी। मम्मी के चेहरे पर आज पहली बार मुझे दुख नजर आया था। वो कहने लगी, मैंने तुमसे तुम्हारा बाप नहीं छीना। क्या तुम अपने बाप के लगाए गए इल्ज़ाम को सच मानती हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं गलत थी? मैंने नाम में सिर हिला दिया और मैं बोली कि मम्मी मैं आप पर कभी भी शक नहीं कर सकती। मैं तो बस आपकी जॉब की वजह से परेशान हूँ। मम्मी चुपचाप अपने कमरे में चली गई थीं, जबकि मेरे लिए अतीत की बातें ताज़ा हो गई थीं। मुझे आज भी वो दिन याद आ रहा था जब पापा ने मम्मी को तलाक दी थी। पापा ने मम्मी से कहा था कि तुम एक चरित्रहीन औरत हो, और भला वो तस्वीर किसकी थी जो मम्मी ने उसी समय जला दी थी। जब से हम दिल्ली आए थे तब से मम्मी के रंग ढंग ही बदल गए थे। मम्मी तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं थी। फिर वो कौन था जो हमारे लिए सब कुछ कर रहा था? वो आदमी भला कौन था जो मम्मी के साथ मुझे अक्सर नजर आता था? अब मैं भी जवान हो चुकी थी, इसलिए मेरी सोच का पैमाना फैलता ही जा रहा था। दिल में ऐसे भी ख्याल आ रहे थे जिनको सोचकर ही मेरी रूह लरज जाती थी। अब जिंदगी का नया इम्तिहान शुरू हो गया था। मम्मी बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगी थीं।
मेरी 10वीं क्लास के एग्ज़ाम सर पर थे, सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं थी। इतने दिन गुजर जाते थे और मम्मी से बात भी नहीं हो पाती थी। मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो एक दिन मम्मी जब काम से वापस आईं तो बहुत ही थकी हुई थीं। मैं बोली, मम्मी आप ये जॉब छोड़ दें, मेरा आपके बगैर दिल नहीं लगता। तब मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, कोमल तुम्हें पता है, दूसरे देशों में जब बच्चे अपने एग्ज़ाम से फ्री होते हैं तो वो समय गुजारने के लिए छोटी मोटी जॉब करने लगते हैं। इस तरह उनके पास जॉब करने का एक्सपीरियंस भी हो जाता है। अगर तुम्हें ये आइडिया अच्छा लगता है तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए होटल में जॉब दिलवा दूंगी। मुझे भी मम्मी के साथ होटल में जॉब करने का शौक़ था, इसलिए मैंने भी हामी भर ली और बोली, मम्मी ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरी बात पर मम्मी खुश हो गई थीं और फिर अगले दिन ही मम्मी ने होटल में जाकर मेरी जॉब के लिए बात कर ली होगी, क्योंकि 2-3 दिन के बाद ही मैं मम्मी के साथ होटल जाने लगी थी। मम्मी इस होटल में मैनेजर थीं, सब उनका बहुत ही सम्मान करते थे। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए मुझे वेटर की जॉब मिल गई थी। मैं बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम किया करती थी। जिंदगी का एक नया पहलू मेरे सामने खुला था। यहाँ पर काम करने वाली बहुत सी लड़कियाँ अपने घर के हालातों की वजह से मजबूर थीं। होटल में ऐसी लड़कियाँ मौजूद थीं जो अपने घर का खर्च चलाने के लिए सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर ही थी। बहुत सी लड़कियों से मेरी दोस्ती भी हो गई थी, हम सब मिलकर लंच किया करते थे। मम्मी भी मेरे काम से बहुत खुश थीं। वो कहती, बेटा मुझे इस बात पर गर्व होता है कि तुम सबके साथ घुल मिल गई हो। तुम्हारा दोस्ताना व्यवहार मुझे बहुत पसंद आया है। तुम कभी किसी पर रौब नहीं जमाती कि तुम एक मैनेजर की बेटी हो। मम्मी की बातें सुनकर मैं भी मुस्कुरा देती थी। एक दिन मम्मी मेरे पास आईं और कहने लगीं, कोमल आज सफाई वाली नहीं आई है और हमें फ़ौरन ही 10 नंबर कमरा साफ़ करना है, तो उसकी सफाई तुम कर दोगी? मैं किसी और को नहीं कहना चाहती, क्योंकि वो रूम बहुत ही स्पेशल रूम है। मैं बोली कि मम्मी मैं कर दूंगी। मैं जाने लगी तो मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे रोक लिया। कहने लगी, बेटा इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि रूम तुमने साफ़ किया है, क्योंकि इस रूम की सफाई करने वाली जो लड़की है उसकी माँ की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, तो वो घर चली गई है। इस रूम के मालिक को किसी और की सफाई पसंद नहीं आती। अगर उसे पता चला कि उसके रूम की सफाई किसी और लड़की ने की है तो वो बावेला मचा देगा। होटल का मालिक ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसका कस्टमर नाराज़ हो। मुझे मम्मी की बातों ने हैरान कर दिया था। मैंने सोचा कि सफाई करने में तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। भला मम्मी ऐसा क्यों कह रही थीं? मैंने मम्मी से कमरे की चाबियां लीं और अंदर चली गई। मैं बड़े आराम से उस कमरे को देख रही थी कि कहाँ से काम शुरू करूं, और तभी अचानक ही पूरे कमरे में अंधेरा छा गया और तभी मुझे किसी के मजबूत हाथों की गिरफ्त महसूस हुई थी। वो हाथ मेरे होठों पर रखकर मेरी चीख दबा गए थे और फिर मुझ पर कयामत बीत गई थी। खिड़की से आती रोशनी में मैंने उस आदमी का चेहरा देखा था। बड़ी बड़ी मूँछों वाला कोई 40-50 साल का आदमी था। मेरे ऊपर क्या कयामत बीत रही है, बाहर किसी को कुछ पता भी नहीं चला था। वो आदमी जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, वो अपना काम करके कमरे से निकल गया था और फिर उसके बाद मैं कमरे से बाहर आई। मेरा पूरा शरीर काँप रहा था। मम्मी ने मुझे देखा तो हाथ से पकड़कर एक कमरे में ले आईं। वो बोली, क्या बात है कोमल, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैंने रोते हुए मम्मी को सारी बात बता दी। मुझे तो यही लग रहा था कि मम्मी को जब इस बात का पता चलेगा तो वो पूरे होटल को सर पर उठा लेंगी। वो सीसीटीवी कैमरे का सारा रिकॉर्ड चेक करेंगी कि आखिर उस कमरे में मुझसे पहले कौन गया था। वो मेरे मुजरिम को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएंगी। मगर मम्मी ने मेरी बात सुनते ही मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगी, कोमल तुम्हें मेरे सर की कसम है, इस बात को किसी के सामने मत लाना। इस बात को भूल जाओ। अगर ये बात खुल गई तो हमारे हाथ सिवाय बदनामी के कुछ नहीं आएगा। हम दोनों बदनाम हो जाएंगे। लोग मुजरिम को कसूरवार नहीं ठहराएंगे, बल्कि तुम्हें ही सवाल जवाब के घेरे में ले आएंगे कि आखिर तुम उस कमरे में क्यों गई थीं। मम्मी की बातें सुनकर मैं डर गई थी, इसलिए मैं भी चुप हो गई। मम्मी ने होटल में मेरी तबीयत खराबी का बहाना किया और मुझे अपने साथ अस्पताल ले गईं। उन्होंने मेरा मेडिकल करवाया, जिससे ये साबित हो गया कि मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। मैं बोली, हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। मम्मी कहने लगी, वो तुमसे ऐसे ऐसे सवाल करेंगे कि तुम शर्म से पानी पानी हो जाओगी। बेहतर है कि चुप हो जाओ। हम दोनों माँ बेटी घर आ गए थे। मैं अपने कमरे में चली गई थी और लेटकर अपनी बेबसी के बारे में सोचने लगी थी। मैं कितनी बेबस थी कि मुजरिम को ये सब करने से रोक नहीं पाई थी, और अब मैं उसे सज़ा भी नहीं दिलवा पा रही थी। वो आज़ादी से घूम रहा था। अगर मैं आवाज़ उठाती तो वो जेल की सलाखों के पीछे होता, मगर मैं क्या करती। मम्मी ने मुझसे कह दिया था कि मैं अपने तरीके से इस बात का पता लगा लूँगी। तुम किसी के सामने मुँह मत खोलना। मैं खुद ही मुजरिम को सज़ा दिलवाऊंगी। बस तुम सब्र करो और भगवान से प्रार्थना करो कि मैं तुम्हारे मुजरिम को जल्दी ही पकड़वा सकूं।
मैं भगवान से रो रो कर प्रार्थना करती कि मेरे मुजरिम को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। मैंने मम्मी से कहा कि जब मुजरिम पकड़ा जाए तो उसे मेरे सामने बेनकाब जरूर करना, मगर मैं कहाँ जानती थी कि मुजरिम की असलियत जानने के बाद मैं रिश्तों पर भरोसा करना ही छोड़ दूंगी। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। मैंने सोचा कि मम्मी के कमरे में चली जाऊं और उनसे बातें करूं और उनको बताऊं कि मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूं। इसीलिए मैं मम्मी के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। मैं दरवाजे तक पहुंची थी कि मुझे अंदर से मर्दाना आवाज़ सुनाई दी थी। मेरे बढ़ते हुए कदम एकदम से रुक गए थे। उसी समय मम्मी के कमरे से मर्दाना आवाज़ें आना बंद हो गई थीं। मैंने अंदर झांक कर देखा तो सांस लेना भूल गई थी। मेरे तो होश उड़ गए थे। कमरे में कोई और नहीं बल्कि वही मर्द मौजूद था जिसने मेरी जात की धज्जियां उड़ा दी थीं, और साथ वो आदमी भी था जिसने पहले दिन इस घर की चाबियां मम्मी के हाथ में रखी थीं। और फिर उसके बाद तो वो बहुत से मौक़ों पर मुझे मम्मी के आसपास ही नजर आया था। मैंने झटके से मम्मी के कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई थी। जब उन तीनों की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो घबरा गए थे। मैं अपने मुजरिम के सामने खड़ी हो गई थी। मैंने उसके गिरेबान से उसे पकड़ लिया और फिर उसके मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर दी थी। मैं चीख कर बोली कि तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया था? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? दूसरा आदमी मेरे मुजरिम को मारता हुआ गिरेबान से पकड़कर बाहर ले आया था, जबकि मैं और मम्मी कमरे में ही रह गए थे। मम्मी मुझसे नजरें चुरा रही थीं। मैं बोली, रात के 2 बज रहे हैं और इस समय ये मेरा मुजरिम आपने अपने कमरे में क्यों बिठा रखा है? आपने इसे अब तक सजा क्यों नहीं दिलवाई? मम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे, जबकि मुझे आज अपनी माँ के चेहरे से, उनके आंसुओं से और उनके वजूद से ही बहुत ज़्यादा नफरत हो रही थी। मम्मी कहने लगीं, कोमल, मेरी शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। मैं उस समय केवल 15 साल की थी जब मुझे तुम्हारे पापा की दुल्हन बनाकर विदा कर दिया गया था। मैं अपने माता पिता के घर को छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, मगर क्या कर सकती थी? मेरे माता पिता ने कहा, मैंने वैसा ही किया। मेरे माँ बाप बहुत ही अमीर आदमी थे, मगर उन्होंने मुझे कोई लंबा चौड़ा दहेज नहीं दिया था, बस थोड़ा सा सामान दिया था, क्योंकि मेरे पापा दहेज लेने और देने के सख्त खिलाफ थे। इस बात का दुख तुम्हारे पापा को बहुत था। एक दिन तुम्हारा बाप कहने लगा, मैंने तुमसे शादी सिर्फ पैसों और दहेज की खातिर की थी, मगर तुम तो खाली हाथ ही मेरे माथे मड़ गई हो। तुम अपने माँ बाप के घर जाओ और अपने माँ बाप से गाड़ी के लिए कहो। मैंने तुम्हारे बाप से मना किया कि ये सब ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हारे बाप ने मुझे तलाक की धमकी दे दी थी। मैं मजबूरन अपने पापा के पास गई और उन्हें सारी बात बता दी। पापा कहने लगे, बेटी, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुम्हारे लिए एक ऐसे लालची आदमी को चुन लिया। मैं चुप रही तो पापा बोले, अगर मैं तुम्हारे पति की बात आज मान भी जाऊं तो वो तुम्हें अगली बार फिर मेरे पास भेजेगा। वो तुम्हें एकदम से भिखारन बना देगा और पूरी जिंदगी तुमसे यहाँ से सामान मंगवाता रहेगा। मैं और तुम्हारी माँ तो उसकी डिमांड पूरी करते करते मर जाएंगे, और हमारे मरने के बाद क्या होगा? तुम्हारे भाई ये सब हरगिज नहीं करेंगे। तब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा पति नरक बना देगा। तुम आज ही उसको जाकर मना कर दो। पापा की बातें मुझे समझ में आ गई थीं और मैंने ऐसा ही किया, मगर तुम्हारा बाप बहुत ही बेशरम और ढीठ इंसान था। बात सच में तलाक तक जा पहुंची तो मेरे पापा ने उसकी डिमांड मान ली। तुम्हारा बाप तुम्हें जो भी ऐश कराता था वो तमाम चीज़ें मेरे बाप के घर से ही आती थीं। और फिर मेरे मम्मी पापा की डेथ हो गई। फिर एक दिन तुम्हारे बाप ने लंबी चौड़ी लिस्ट मुझे थमाकर मुझे मेरे भाइयों के घर भेज दिया। मेरे भाइयों ने अब तुम्हारे बाप की डिमांड पूरी करने से मना कर दिया, तो तुम्हारे बाप ने मुझ पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाकर तलाक दे दी। और वो तस्वीर जो उस दिन मैंने जला दी थी, वो तुम्हारे बाप ने मेरी और किसी गैर मर्द की एक साथ बनाई हुई थी, और वो सब झूठी थीं। वो मुझे और मेरे भाइयों को ब्लैकमेल करना चाहता था, मगर मैं अब थक चुकी थी, इसलिए मैंने वो तस्वीरें जला दी, जिस पर तुम्हारे बाप ने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। जब मैं अपने भाइयों को फ़ोन करके बताया तो वो बोले कि हमारे पास मत आना। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि पता नहीं हमें रहने को जगह मिलेगी भी या नहीं। मगर तभी मुझे एक अनजान नंबर से फ़ोन आया था। पता चला कि ये तो हमारा बहुत पुराना नौकर है। उसने मुझे बताया कि मेरे पापा ने मरने से पहले दिल्ली वाला घर मेरे नाम कर दिया था, और साथ ही दिल्ली शहर में 2 दुकानें भी मेरे नाम कर दी थीं। मेरे पापा ने मेरे भाइयों से छुपाकर ये जायदाद मेरे नाम की थी, और हमारे एक पुराने नौकर को उसके पेपर दे दिए थे कि अगर कभी भविष्य में मेरी बेटी पर कोई खतरा आए तो ये पेपर मेरी बेटी को दे देना। मेरे भाई बहुत सख्त थे। मैंने अपने पापा के उस पुराने नौकर से मकान की चाबियां ली थीं, और दुकान का किराया भी वो मुझे ही लाकर दे देता था।
मैंने दुकानों के किराए से तुम्हें अच्छे स्कूल में शिक्षा दिलवाई थी। तुम्हारे साथ जब ये हादसा हुआ तो मैं डर गई थी और तुम्हें इसीलिए खामोश रहने के लिए कहा था, क्योंकि वहाँ की चाबियाँ तो सिर्फ मेरे पास मौजूद थीं। फिर तुमसे पहले वहाँ कौन जा सकता था? मैंने अपने तरीके से मालूमात की और अपने पापा के नौकर विनोद को ये काम सौंप दिया था। आज वो तुम्हारे मुजरिम को मेरे सामने ले आया था। ये तुम्हारे सगे बाप का भेजा हुआ आदमी था। उसे पता चल गया था कि मेरे बाप ने मेरे नाम जायदाद कर दी है और मैं उसके बगैर बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। तुम्हारे बाप से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ था और वो मुझे बर्बाद कर देना चाहता था। इसलिए उसने अपनी ही बेटी की इज्जत खराब करवा दी, सिर्फ इसलिए कि मुझे नीचा दिखा सके। मैं मम्मी की बातें सुनकर हैरान हो गई थी। मम्मी ने मुझे बताया कि तुम्हारे मुजरिम को मैंने पुलिस के हवाले कर दिया है। अगले दिन मैं थाने गई ताकि मम्मी की बातों की जांच कर सकूं कि मम्मी सच कह रही हैं या झूठ। लेकिन मम्मी का कहा एक एक शब्द सच था। वो आदमी मेरे ही बाप का भेजा हुआ था। मुझे तो विश्वास ही नहीं आ रहा था कि कोई इंसान इस हद तक भी गिर सकता है। मेरे मुजरिम को कानून ने सज़ा दी और मेरे बाप को भगवान ने सज़ा दे दी थी। उसे पैरालाइज हो गया और वो बिस्तर पर पड़ा हुआ था और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मेरे मुजरिमों को तो सज़ा मिल गई, मगर मैं बेबस हूँ और परेशान भी। इसकी भरपाई कौन करेगा? मेरा सगा बाप जो मेरा रक्षक था वही मेरा भक्षक निकला। तो फिर किसके ऊपर भरोसा करूं? मेरा दिल करता है कि मैं अपने बाप के पास चली जाऊं और उससे पूछूं कि तुमने मेरे साथ ये जुर्म क्यों किया। मैं तो तुम्हारी सगी बेटी थी और बेटियों को तो लोग जान से ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं अपने दिल का बोझ उतारना चाहती हूँ, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं करता कि मैं उस इंसान का चेहरा भी देखूं। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था, पढ़ाई से भी ध्यान हटा लिया था। फिर एक दिन मम्मी ने मुझे समझाया कि उस नीच इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। मैं मानती हूँ तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, उसे भूलना तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन अगर उसको याद करती रहोगी तो ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ोगी। मैं कहती हूँ अपने ऊपर आने वाली क़यामत को भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। मम्मी की बातों से मेरे दिमाग पर असर हुआ था। मैंने फिर से अपनी पढ़ाई जारी की थी और पूरी लगन से अपनी पढ़ाई की। आज मैं एक कामयाब वकील हूँ। मेरे पास लड़कियों के ऊपर हुए जुल्म के जो भी मामले आते हैं, मैं उन्हें पूरी मेहनत और लगन से लेती हूँ। उनकी फ़ीस भी नहीं लेती और लड़कियों को पूरा इंसाफ दिलाती हूँ। उनके मुजरिम को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाती हूँ। मेरे नाना के वही पुराने नौकर विनोद अंकल, जो अब तक मम्मी का सहारा बने हुए थे, उन्होंने अपने बेटे के लिए मेरा हाथ मांग लिया। मैंने दक्ष को सारी हकीकत बता दी थी। मैं उसे अंधेरे में नहीं रखना चाहती थी। सब कुछ जानने के बाद भी दक्ष ने मुझे स्वीकार कर लिया था। उसका कहना था कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था और जब तुम्हारे साथ वो सब कुछ हुआ उस समय तुम्हारा बचपना था। आज से 12 साल पहले क्या हुआ मुझे नहीं पता और ना ही कभी आने वाली ज़िंदगी में मैं इस बात को दोहराऊंगा। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। मुझे भी दक्ष की बातों पर विश्वास था और मैंने खुशी खुशी दक्ष से शादी कर ली। आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। मैं और मेरी माँ ने कभी पलटकर मेरे बाप को नहीं देखा था कि वो मर गया या जिंदा है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? क्या मुझे और मेरी माँ को मेरे बाप को माफ़ कर देना चाहिए था और उसे अपने पास रखना चाहिए था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। कहानी को लेकर अपनी राय ज़रूर देना, जिससे कि हमें पता चल सके कि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं या नहीं। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।